अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डार एजुकेशन के ऑफिस 2010 के ट्यूटोरियल नंबर 1 में आप सबको खुशामदीद। आज हम सिर्फ ये देखेंगे कि कंप्यूटर की बेसिक्स क्या होती है और इसके लिए हमारे जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है कि कंप्यूटर क्या होता है, बेसिक कंप्यूटर टर्म्स क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स कौन से होते हैं, आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर क्या होता है। ये आज के हमारा एजेंडा है। देखिए कंप्यूटर क्या है बेसिकली। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, अक्सर लोग इसके अंदर कंफ्यूज है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है जी कि व्हाई ही इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जिस तरह आप कहते हैं जी कि अगर मैं आपसे कहूं कि कार जो है वो एक डीजल डिवाइस है, तो आपका ज़हन कहेगा नहीं जी, कार इज नॉट अ डीजल डिवाइस। कार से आपसे कहें जी पेट्रोल डिवाइस है, नहीं, कार में पेट्रोल भी डलता है, कार में डीजल भी डल जाता है, कार में सीएनजी भी डल जाती है। इसी तरीके मैं आपसे कहूं कि फॉर एग्जाम्पल और कोई मशीन ले लें आप, तो जरूरी नहीं है कि वो मशीन सिर्फ बिजली से चलती हो सकता है। जैसे मैं ट्रेन की बात करूंगा तो ट्रेन कोयले से भी चलती है, बिजली से भी चलती है, पेट्रोल से भी चलती है, डीजल से भी चलती है, शमसी तवानाई से भी चलती है। बात हम कर रहे हैं कि सिर्फ एक कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस क्यों है जिसके साथ नाम में ये शामिल कर दिया जाता है, जिसको हम उसको कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जी, आप साहब आप बताएं, इसका कोई जवाब है आपके पास कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या है? कंप्यूटर इज अ पेट्रोल डिवाइस क्यों नहीं कहते? कंप्यूटर इज अ सीएनजी डिवाइस क्यों नहीं कहते? क्या ख्याल है आपका इसके बारे में? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। बस यही तो सबसे बड़ा मसला है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों है। मेरा क्वेश्चन आपसे सिर्फ यही है, आपने इस दफा समझना इस चीज को कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों है। मैंने आपके सामने एग्जांपल दी कि अगर मैं कहूं कि ट्रेन इज अ डीजल डिवाइस, तो आपका जेहन नहीं मानेगा इस चीज को, क्योंकि ट्रेन जो है वो बिजली से भी चलती है। हम कभी भी किसी जो हमने प्रोडक्ट बनाते हैं या हमने कोई और चीज बनाते हैं, हमें कभी भी नहीं कहते। अब चाय बनाने के भी तो कई तरीके हैं ना। चाय आपकी उसके ऊपर ये जिस तरह ये बनाता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक केटल में भी बन जाती है। चाय आपकी चूल्हे के ऊपर गर्म करने से भी बन जाती है, सीएनजी पे भी बन जाती है, गैस पे भी बनती है। आप उसको अगर बाहर रखें, असल काम तो चाय का जो है वो गर्म करना। इसी तरीके से एक मोटरसाइकिल है, अगर आपसे कहेंगे पेट्रोल से चलती है, तो मोटरसाइकिल आजकल लोग गैस से भी चला लेते हैं कि नहीं चला लेते? या हम उसकी बात कर रहे हैं कि डिवाइस जो है, आप बाकी कोई भी डिवाइस उठा के देखेंगे उसके साथ कभी ये नहीं लिखा हुआ आएगा कि ये डिवाइस इज अ सीएनजी डिवाइस इज अ। अब आप गीजर को देख लें, क्या गीजर सिर्फ बिजली से चल सकता है? गैस से भी चलता है। इसके अलावा शमसी तवानाई के गीजर भी आ गए। तो सिर्फ कंप्यूटर के लिए ये क्यों शर्त है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्यों है? इसकी एक बहुत सिंपल सी रीजन जो मैं आपको बताता हूं। वजह यह है कि जब साइंटिस्ट ने कंप्यूटर बनाया तो हमें एक ऐसी मशीन चाहिए थी जो हमारी बात को अंडरस्टैंड करे, जो हमारी बात को समझ सके। हम उसको कोई बात कहें, वो हमारी बात को अंडरस्टैंड कर सके। इस बात को समझाने के लिए, एक दूसरे के लिए, हमें एक दूसरे से जब बात करते हैं तो हमें एक दूसरे से बात समझाने के लिए बेसिकली किसी ना किसी जुबान की जरूरत पेश आती है, लैंग्वेज की जरूरत पेश आती है। लैंग्वेज के लिए आपको अल्फाबेट की जरूरत पेश आती है, जैसे कि आप अलिफ बे पे से लेके ये तक करते हैं, ए से लेके जी तक करते हैं। लैंग्वेज की एक खसूसियत हमेशा ये होती है कि उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और इसका एक, अगर उसका एक स्टार्ट पॉइंट नहीं है और इसका एक एंड पॉइंट नहीं है तो वो लैंग्वेज नहीं है। आप सब मेरी तरफ देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ आए कि स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है और एक उसका एंडिंग पॉइंट नहीं है, वो अल्फाबेट बन ही नहीं सकते। हो सकता है हर इलाके की जुबान अलहदा हो, सराइकी की, पंजाबी की, पठानी, बलोची। दुनिया में सबसे बड़ी लैंग्वेज जो है वो चाइनीज लैंग्वेज है, जिसके 10,000 से ज्यादा अल्फाबेट्स हैं, लेकिन है जरूर स्टार्ट भी और एंड भी। मैं ये नहीं बहस करूंगा, मैं जैसे आपसे कहूं कि गिनती कितनी है, गिनती आप मुझे बताएंगे गिनती कुल कितनी होती है, आप कहेंगे जी इन्फिनिटी, ये गलत है। गलत है ये। गिनती सिर्फ सिफर से लेके 9 तक है, बाकी तो आप उसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी गिनती की भी एक हद है। बाकी तो देखें ना, आप 91 की बात करेंगे तो उसमें 9 और 1 है, वही रिपीट होते हैं, कॉम्बिनेशंस बनते हैं। मैं बात कॉम्बिनेशंस की नहीं कर रहा, मैं आपसे बात कर रहा हूं ओरिजिनल की। आप अल्फाज इंग्लिश के तमाम कहां से आते हैं? ए टू जी के दरमियान आते हैं। तो इंसानों की मुख्तलिफ जुबानें,
फ्रेंच है, जर्मन है, इंग्लिश है, हर एक एक अल्फाबेट्स है। हमें एक ऐसी मशीन चाहिए थी, या ऐसा कंप्यूटर से पहले, कंप्यूटर ना कहें, एक ऐसी मशीन चाहिए थी जो हमारी जुबान को समझ सके और हम उसकी जुबान को समझ सके। अब बेसिकली मशीन की कोई जुबान नहीं होती, हमें बनानी थी। मशीन किससे चलती है? जिस तरह हम लोग ब्लड से चलते हैं, खुराक खाते हैं, एनर्जी से चलते हैं, तो हमें भी मशीन को चलाने के लिए कोई एनर्जी की जरूरत है। अब हमारे पास एनर्जी की कई हालतें हैं। एनर्जी की क्या हालतें हैं? फ्रिक्शन एनर्जी है, हीट एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, ये पेट्रोल की एनर्जी है, मुख्तलिफ एनर्जीज है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि एनर्जी स्टेट क्या होती है। आप बिलफर्ज आपने किसी ने तजर्बा किया हो चाय बनाने का, आप मुझे कोई बता सकता है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100। क्या सिर्फ 100 के ऊपर आके आपकी हीट एनर्जी खत्म हो जाती है, उसकी स्टेट खत्म हो जाती है? नहीं खत्म होती ना। कितनी तक जा सकती है? तो सोचे, हीट एनर्जी को सोचे, अगर आप हीट एनर्जी की बात करें तो कहां तक जा सकती है हीट एनर्जी? लोहे का बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा है, पानी को 100 के ऊपर ले जाएंगे, 110 के ऊपर वो वेपरेट होना शुरू हो जाएगा। इसका एंडिंग पॉइंट हमारे पास नहीं है। अगर आप इसकी बात करेंगे जी कि लोहा पिघलाने के लिए, तो हीरा उससे भी ज्यादा पे उसको चाहिए। सूरज का कहां तक हीट एनर्जी हमें यही नहीं पता। और क्या सिफर ही सिर्फ उसका टेम्परेचर पॉइंट है? नहीं, माइनस में भी तो फिगर जाती है ना। हमें उसका स्टार्ट पता है ना हमें उसका। आप मोटरसाइकिल बैठते हैं तो उसका स्टार्ट आपको पता है कि ये 0 से है, लेकिन क्या कितनी स्पीड तक जाएगा ये नहीं आपको पता। आप कह सकते हैं कि जी मोशन एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं आपसे। आपके मोटरसाइकिल हो सकता है 100 पे भाग रहा हो, क्या मोटरसाइकिल, क्या हम सिर्फ 100 की स्पीड तक ही अब तक जा रहे हैं? नहीं, कार 150 पे जाती, स्पोर्ट्स कार 250 पे भी चल जाती, ट्रेन उससे भी रफ्तार पे, एरोप्लेन उससे भी रफ्तार से, और वो जो स्पेस में आप रॉकेट भेजते हैं वो उससे भी रफ्तार से। हम अभी तक रफ्तार का भी तयन नहीं कर सके। सिमिलरली आप इसी चीज को देखें, ये स्टेट्स क्या होती हैं। अगर आप बात करें मोशन एनर्जी की, तो आप जब पहले 1 किलोमीटर के ऊपर स्पीड होती है तो वो एक स्टेट है उसकी, वो एकदम से नहीं रुक जाती। चाय आप गर्म करते हैं तो चूल्हे से उतारते सारी वो ठंडी नहीं हो जाती, वो पहले टेम्परेचर 100 से है, फिर 99 पे आएगा, 98, 97, यही बढ़ने का तरीका है। ये स्टेट्स कहलाते हैं। सवाए बिजली के, बिजली की सिर्फ ओनली 2 स्टेट्स हैं, या बिजली आ रही होती है या बिजली नहीं आती होती। इसको आप ऑन कह लें या इसको ऑफ कह लें, ये इसके 2 स्टेट्स। हमने एक ऐसी एनर्जी को, यानी आज आपको बताने का मकसद ये है कि आप आजकल इतनी ज्यादा तरक्की है, ये कंप्यूटर 100 साल पहले बना, उस वक्त तो बिजली की और कमी थी। आज भी दुनिया में बिजली की कमी है, तो क्या वजह है कि हम किसी और मोड के ऊपर इसको नहीं लेके जाते, हम इसको हीट से नहीं चलाने की कोशिश करते हम इसे। और इसकी वजह यही है जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं कि सिर्फ 2 स्टेट्स हैं बिजली की। हमें चलाना मकसूद नहीं था, हमें उसकी एक लैंग्वेज बनानी मकसूद थी। आप उसको ऑन कहें या आप उसको ऑफ कहें, आप उसको 0 कहें या आप उसे 1 कहें, आप उसे 2 कहें या 3 कहें, आप उसे A कहें या B कहें, होंगी 2 स्टेट। कंप्यूटर में 3 स्टेट्स नहीं हो सकती, 0, 1, 2। यही बाइनरी नंबर था। ये 0, 1 की समझ आ गई तो ये 2 है। इसकी वजह के बाइनरी नंबर होते क्यों और बाइनरी क्यों है? ये 2 है तो 2 क्यों है? क्योंकि ये बिजली से चलते हैं। बिजली से क्यों चलते हैं? इसलिए कि उसकी 2 स्टेट्स है, 0 और 1। अगर बिलफर्ज अगर आज हम कामयाब हो जाए कि हम हीट एनर्जी की बात करते हैं कि हीट एनर्जी में हमें पता चल जाए कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंडिंग पॉइंट क्या है, तो वो जितनी भी स्टेट्स होंगी वो उतनी उसके अल्फाबेट्स होंगे। अगर हम इसका तलाश करने में कामयाब हो जाएं तो हम हीट एनर्जी के ऊपर कंप्यूटर बना सकते हैं, हम मोशन एनर्जी पे बना सकते हैं जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पर चले। क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि आज एक बंदा बैठा हुआ है तो एक अपने अल्फाज निकाल ले, कल वो कंप्यूटर एक अपनी चीज निकाल ले। अल्फाबेट के बगैर लैंग्वेज नहीं बनती, अल्फाबेट के बगैर लैंग्वेज नहीं बनती। और अल्फाबेट के बनाने के लिए हमें कंप्यूटर में स्टेट्स की जरूरत है, वो स्टेट्स होंगी तो अल्फाबेट्स बनेंगे। तो जितने ज्यादा कम अल्फाबेट होंगे उतना जुबान समझाना आसान होगा, जितने अल्फाबेट ज्यादा होंगे उसको करना उतना मुश्किल होगा। इसलिए हमने ये रख दिया इसकी डेफिनेशन के अंदर कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक। दूसरा काम है जी कंप्यूटर का कि अलाउ यूजर टू स्टोर इंफॉर्मेशन।
अब जैसे हाफिज साहब आज से ठीक 1 महीना पहले आप इसी टाइम पे आपने कौन से कपड़े पहने हुए थे? नहीं याद। आपसे पूछा जाए कि आज से 1 साल पहले आज के ही दिन आपने क्या खाया था, इस वक्त आप नहीं बता सकते। कंप्यूटर को आप कहें जी कि आज से 70 साल पहले एक फाइल थी, ये मुझे बताएं कि ये फाइल कहां पड़ी हुई है, इस फाइल में क्या लिखा था, कंप्यूटर आपको बताएगा। हमने एक ऐसी मशीन चाहते थे जो हमें ये तमाम डाटा दे, क्योंकि ह्यूमन का ब्रेन अल्लाह ताला ने बनाया है कि आपकी चंद जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो आपको याद रहती हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ याद रहती है, कोई शादी की तारीख, सालगिरह का दिन, कोई इंसिडेंट, कोई इंपॉर्टेंट डेज, वो आपको याद रहती है। लेकिन आप जो आपका दिमाग है अल्लाह ताला ने एक ऐसा बनाया है कि जो डेली आप रूटीन में काम कर रहे होते हैं, आपसे 2 दिन बाद पूछा जाए तो आपका दिमाग उसको स्लेट की तरह साफ कर देता है। ये हमारा एक अल्लाह ताला का निजाम है, वो हमारी मेमोरी को आहिस्ता आहिस्ता खत्म करता जाता है। लेकिन कंप्यूटर हार्ड डिस्क के अंदर आपका 100 साल पुराना रिकॉर्ड भी होगा तो वो स्टोर होगा। यही हम बात कर रहे हैं, अलाउ यूजर टू स्टोर, इनेबल टू कैरी आउट डिफरेंट ऑपरेशन टू प्रोसेस दैट इंफॉर्मेशन। अब वो इंफॉर्मेशन जो है, अब देखिए मैं आपको बताता हूं, एक दो फर्क है, एक होता है डाटा और एक होती है इंफॉर्मेशन। डाटा क्या है? मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है? मंसूर। अब मंसूर से मैं कई चीजें निकाल सकता हूं। क्या आपका नाम मुसलमानों वाला नाम है? आप हो सकता है मुसलमान हो। आपका नाम जो है वो मर्द है, मर्दाना नाम है, तो आपका नाम से पता चल गया कि आप एक मेल है। ठीक है, नाम से भी जाहिर हो रहा है कि आप कोई पाकिस्तानी है। कई चीजें हम, आपका सिर्फ एक डाटा था, डाटे से मैंने उसको कई चीजों को रिट्राइव कर लिया। इंफॉर्मेशन, डाटा क्या होता है? रॉ डाटा। डाटा इज अ रॉ प्रोडक्ट जो प्रोसेस ना हुआ हो, और इंफॉर्मेशन वो होती है जिसके ऊपर आपने कोई काम किया एंड देन इट विल बी प्रोसेस दैट वाज नॉन। अब आप यहां पे एक एसीसीपी प्रो के स्टूडेंट्स हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आपका एक रोल नंबर दिया गया है, तो रोल नंबर 1 के बाद आपका सारा डाटा इंफॉर्मेशन कर। अब डाटा की जरूरत क्या है? देखिए आपकी कई चीजें हैं जो आपका इंफॉर्मेशन का हिस्सा है। आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपके उसमें हेमोग्लोबिन कितने हैं, आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, ये भी आपकी इंफॉर्मेशन है, ये भी आपका ही डाटा है। लेकिन एक अगर आप एक कॉलेज के अंदर आते हैं तो मैं आपसे कभी नहीं पूछूंगा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपका सेक्स जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, पूछे, लेकिन इसकी मुझे जरूरत नहीं है। आपका मजहब क्या है, आपका फिरका क्या है, आपकी जात क्या है, आपकी बरादरी क्या है, आपके कितने बच्चे हैं, आपने शादी की, आपने दाढ़ी क्यों रखी, ये सब आपका डाटा है। लेकिन इसकी मुझे जरूरत नहीं है, नहीं, डिपेंड करता है। अब यही आप जाते हैं, अब मुझे ये नहीं पता कि आपकी हीमोग्लोबिन कितने हैं, मेरा ताल्लुक नहीं, इस डाटा से मेरा ताल्लुक नहीं है आपका ही डाटा। लेकिन फॉर एग्जांपल आप यहां से किसी मेडिकल पे जाते हैं, आपको कोई बीमारी हो जाती है खुदा न खास्ता, और आप टेस्ट करवाने जाते हैं, तो वो जब आपके ब्लड के सैंपल लेता है तो वहां पे उस डाटे की अहमियत है। आम स्कूल कॉलेजों वालों को इसके डाटे की जरूरत नहीं है। आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, आपके पेरेंट्स कितने, आपके भाई बहन कितने, या आपकी जात क्या है, आपकी बरादरी क्या है, आप पैदा कहां पे हुई, इसके इंफॉर्मेशन जब आप नादरा में शिनाख्ती कार्ड बनाने जाते हैं तब उनको जरूरत है। एक स्कूल वालों को जरूरत नहीं है, वो डाटा आप ही का है, लेकिन वो प्रोसेस नहीं है। अब आपका ही डाटे को मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है। इस काम के लिए जो चीज यूज होती है वो एक कंप्यूटर। आगे चलें कि अब यूजर के कंप्यूटर के क्या यूजेस हो सकते हैं। कंप्यूटर अलाउ यूजर टू स्टोर इंफॉर्मेशन वेरियस फॉर्मेट, प्रोसेस इट टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन। आप उसको, वो जो आपने कंप्लेक्स डाटा लिया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन ली, आपने बैंक अकाउंट खोला, आपने एटीएम कार्ड बनाया, अब आपकी वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कि आपके बैंक में कितने पैसे हैं, आप निकलवा सकते हैं कि नहीं निकलवा सकते, किस अकाउंट में वो पड़े हुए हैं, ये सारी की सारी क्या कहलाती है? आपकी कंप्लेक्स डाटा है। ठीक है, इस कंप्लेक्स डाटे के लिए आप जो प्रोसेस करते हैं दैट वाज अ कंप्लेक्स डाटा एक्सेस इंफॉर्मेशन रिमोटली। इसका मतलब ये होता है कि आप कहीं से भी उसको एक्सेस करें। बैंक अकाउंट आपका कहीं पे, आपने इंटरनेट से डाटे को उठा लिया, आपकी मेल्स कहीं पे पड़ी हुई हैं, ठीक है, आप मूवीज देख सकते हैं, मेल सेंड कर सकते हैं, ये सारे आजकल आप यूज कर सकते हैं। एक जमाना था हम खत लिखते थे, वेट करते थे, अब फौरी तौर पे आप उसको करते हैं रिमोट, अब कहीं पे भी बैठे हो। डिफरेंट टास्क दैट आर एग्जीक्यूटेड बाय एन यूजर यूजिंग अ कंप्यूटर आर, वो क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है, प्रिंट ले सकता है, राइट कर सकता है, एग्जीक्यूट डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। जैसे आपने इस वक्त भी आप देखें कि मैंने ऑफिस को यूज किया और इंशाल्लाह हम इसको आगे ऑफिस करेंगे, इससे सॉफ्टवेयर।
मेंटेन रिकॉर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रेजेंट इंफॉर्मेशन, विजुअल अपीलिंग मैनर, जिस तरह हमने आपको दिखाया कि विजुअलाइजेशन के अंदर बना रहे हैं, एक्सचेंज इलेक्ट्रॉनिक मेल्स एंड कॉन्टैक्ट्स, वॉच मूवीज, लिसन म्यूजिक एंड प्ले गेम्स। डिस्क्रिप्शन, अब इसमें दो तरह से होते हैं, एक कहलाता है हार्डवेयर, हर वो चीज जिसको आप टच कर सके वो हार्डवेयर है। एंड फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर इंक्लूड्स ऑल द मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैग्नेटिक पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। इसको बनाने के लिए बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं, इसमें तमाम चीजें आ जाएंगी। आपका कीबोर्ड इज अ हार्डवेयर डिवाइस, आपका माउस इज अ हार्डवेयर डिवाइस, आपका माइक्रोफोन इज अ हार्डवेयर डिवाइस, आपका हैंडसेट इज अ डिवाइस, आपका मॉनिटर इज अ हार्डवेयर। हार्डवेयर के लिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आपके, जो भी आप ऐसा गैजेट करें जिसको आप टच कर सकें, जो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा हो, और जो मैग्नेटिक पार्ट्स, जो सीडी इज अ हार्डवेयर डिवाइस, यूएसबी इज अ हार्डवेयर डिवाइस। हर वो चीज जो आपको नजर आती है वो हार्डवेयर है, और जो उस हार्डवेयर के अंदर जो चलता है वो सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम दैट इनेबल द कंप्यूटर टू ऑपरेट। अगर आपके कंप्यूटर में विंडो नहीं है, विंडो इज अ क्या है? विंडो इज अ सॉफ्टवेयर। अब जैसे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो स्नैगेट इज अ सॉफ्टवेयर, ऑफिस इज अ सॉफ्टवेयर, इज अ सेट ऑफ कोड्स एंड रूल्स एंड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये इसके रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए जो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर है। इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर अबाउट एक्शंस टू बी टेकन, रेफर्ड एज प्रोग्राम और एन एप्लीकेशन। एग्जाम्पल आपकी इंटरनेट एक्सप्लोरर कह लें, फलां 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 बात है। अब सबसे पहले देखते हैं जी ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कलेक्टिव सॉफ्टवेयर दैट इंटीग्रेट्स वेरियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे इंजन है आपका गाड़ी का, वो क्या होता है? एक आपका वो पूरी गाड़ी चलाता है, उसमें मुख्तलिफ पुर्जे हैं, उन पुर्जों को चलाने के लिए कोई मशीनरी है। इस तरह आपके कंप्यूटर के अंदर भी एक हार्डवेयर आपका है, उसको चलाने के लिए कि मुख्तलिफ प्रोग्राम कैसे काम करेंगे, आपका सॉफ्टवेयर। दिमाग आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, दिल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आपका दिमाग, हाथ कैसे चलाना है, आपका कान इस वक्त सुन भी रहे हैं, आंखें देख भी रही हैं, सारे प्रोसेस हो रही हैं इंफॉर्मेशन को, इसको हिदायत देने वाला कौन सा काम कर रहा है? दिमाग। तो इंसान का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो दिमाग। अगर किसी इंसान के हाथ पे फालिज पड़ जाता है या किसी के जिस्म पे फालिज पड़ जाता है तो इसका मतलब होता है कि वो वाला जो पार्ट होता है वो खराब हो जाता है। इसका मतलब है कि वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम, ये नहीं होता कि मराज के हाथ वहां से काट दिए थे, नहीं, ऐसी बात नहीं होती। हाथ जिस्म के साथ लगा हुआ है, लेकिन उसको ऑपरेट करने के लिए जो दिमाग में से वेन्स जाती हैं वो काम नहीं करती। सिमिलरली आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत है। एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड यूजर, और यूजर एंड कंप्यूटर, manages interaction between software and hardware resources. Microsoft Windows is an operating system. Data, मैंने आपसे इसकी बात कर चुका हूं कि डिफरेंट प्रोग्राम में अंदर डिफरेंट डाटा इस्तेमाल किया जाता है। डाटा क्या है? वो इंफॉर्मेशन जो आप देते हैं, आपको चाहिए कि नहीं। अगर आपने एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसके अंदर आपको इंफॉर्मेशन भी तो उसी तरह की चाहिए ना। मुझे आपका, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्कूल के स्टूडेंट है या आप यहाँ पे कॉलेज के स्टूडेंट है, तो मैं आपसे क्या पूछ सकता हूँ? मैं आपसे नेम पूछ सकता हूँ, आपसे रोल नंबर पूछ सकता हूँ, आपसे क्लास पूछी जा सकती है, टाइमिंग पूछी जा सकती है, सब्जेक्ट पूछा जा सकता है। आप किस मजहब से हैं, कौन सी आपकी जात है, आपका कद कितना है, आपका वेट कितना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है डाटा आपका, लेकिन इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं। हर एक चीज के लिए एक खास डाटा चाहिए। आप मूवी का अगर आपने प्रोग्राम है तो मूवी को आप सिर्फ आप विंडो मीडिया प्लेयर में खोल सकते हैं, आप उसको पावर पॉइंट में नहीं खोल सकते। हर एक के लिए एक खास प्रोग्राम है, हर डाटा चलाने के लिए एक खास प्रोग्राम है। इलेक्ट्रिक कैटल मशीन में मैं सिर्फ चाय उबाल सकता हूं, पानी उबाल सकता हूं, क्या मैं इसमें दूध नहीं उबाल सकता? मैं दूध भी उबाल सकता हूं, मैं हर लिक्विड चीज को उबाल सकता हूं, लेकिन मैं उस इलेक्ट्रिक कैटल के ऊपर रोटी नहीं पका सकता। मैं उसके ऊपर रोटी नहीं पका सकता। क्यों नहीं पका सकता? क्योंकि इट्स हार्ड फॉर्म, आटा जो है इट्स हार्ड फॉर्म, और इलेक्ट्रिक कैटल के अंदर सिर्फ लिक्विड चलते हैं। सिमिलरली एक एक प्रोग्राम है, वो एक ही चीज के लिए, तो हम उसी को उसी में लेंगे। कैन एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्मेट्स, जैसे नंबर्स एंटर्ड इन द यूजर डाटा, और मुख्तलिफ चीजें हैं वो आपकी डाटा है। वर्क स्टेशन, ये जितने आपको कंप्यूटर नजर आ रहे हैं ना, ये सारे इस वक्त वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन और आम कंप्यूटर में क्या फर्क होता है? इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज फॉर प्रोफेशनल टास्क दैट रिक्वायर हाई परफॉर्मेंस, have the capacity to store, process large quantities of data, have more powerful resources than regular desktop, ज्यादा बड़े रिसोर्सेज चाहिए। Link together to form a network of computers known as local area network. बूटिंग, अब बूटिंग क्या होती है? बूटिंग से मुराद है इज अ प्रोसेस
by which the operating system loads and start when the program is on. जब आपका कंप्यूटर लाइट गई, पहले पड़ा हुआ है उसमें लाइट कोई नहीं, लाइट जैसे ही आप चलाते हैं स्टार्ट का बटन दबाते हैं आपकी विंडो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। इंसान का भी एक बूटिंग प्रोसेस, इंसान जब जैसे ही पैदा हुआ अल्लाह ताला ने उसके अपने आप उसका सारा सिस्टम चला दिया, उसके अंदर पूरा सिस्टम बना दिया, उसने सांस लेना है, उसका बूटिंग प्रोसेस है। जिस दिन इंसान मरता है उसका ये बूटिंग प्रोसेस खत्म हो जाता है। बूटिंग क्या होती है? स्टार्ट पॉइंट, वो स्टार्ट पॉइंट जिसके बाद उसने पहली फाइल हार्ड डिस्क की जहां से उसने सारी इंफॉर्मेशन अगले के लिए इकट्ठी करनी है, दैट वाज नोन एज अ बूटिंग यूनिट्स ऑफ मेमोरी रिप्रेजेंट डाटा बाय प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। वही मैं आपको अब थोड़ी सी और बात समझाऊं। अभी इसको समझाने के लिए मुझे वंस अगेन आपको वो मैंने आपको अल्फाबेट समझा दी, आपको समझ आ गया, 0 1 की समझ आ गई, यहां तक तो समझ आ गई, लेकिन आगे ये समझना है कि जी ऑन ऑफ क्या है, बाइनरी सिस्टम है, ये सारी बातें बाद की। इंसान ने जब कंप्यूटर बनाया तो वो आज से 100 साल पहले बना चुका। अब बात ये कि उस वक्त इतनी मॉडर्न तरक्की भी नहीं थी, उनको किसने बताया? उस जमाने में अभी तक हम कैमरा याद कर चुके थे, कैमरे के अंदर एक रील पड़ती है, आपको याद होगा पुराने जमाने में। आजकल तो डिजिटल है ना, सबके पास ही डिजिटल है, मोबाइल है, टक टक करते रहते हैं। एक जमाना था कि वो इसमें रीलें डाली जाती थी, याद हो गया आपको, ब्लैक कलर की। कभी आपने सोचा उसके ऊपर कि अगर आपकी उसके अंदर 32 फोटोज होती थी, ऐसा ही है ना, कभी आपने सोचा है कि उसमें 64 तस्वीरें हो सकती थी? क्यों? उसको रील को दोबारा रिवाइंड करके उसके ऊपर दोबारा फोटो में खींच लो, नहीं। क्यों? वो फोटो जो आपकी रील होती थी, वो फोटो का मतलब क्या है, उसके ऊपर आगे शटर लगा होता था कैमरे के, ऐसे ही था। जब आप तस्वीर का बटन क्लिक करते थे तो वो लाइट जो थी वो उसके ऊपर रिफ्लेक्ट होती थी। अब उसके अंदर एक ही मतलब जो स्ट्रिप बनी होती थी जहां पे आपकी तस्वीर होती थी, एक उसको क्या कहते थे उसको उस जमाने में, उसको एक खास लफ्ज था उस रील का, नेगेटिव। और नेगेटिव के अंदर एक जगह बनी होती थी जहां पे वो आपका कुछ शेड पड़ता था, वो लाइट उसके अंदर एब्जॉर्ब होती थी। अब याद रखिए, जब तक वो नेगेटिव रहता था, जब शुरू में बनाया जाता था तो उसके ऊपर कोई लाइट नहीं होती थी। जब उस पर लाइट पड़ जाती थी तो वो वाली जगह फिल हो जाती थी। अब उसके ऊपर आप 10 दफा भी लाइट डालेंगे तो लाइट और एब्जॉर्ब नहीं होगी, या तो लाइट वहां पड़ती है या नहीं पड़ती है। ये बात समझ आती थी कि नहीं आती आपको? है वो नेगेटिव के ऊपर एक दफा लाइट पड़ गई तो उसके अंदर एक खास किस्म का हमने मटेरियल लगाया था कि जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते। अब एक सेल में समझ लें कि एक एब्जॉर्ब करने की एक जैसी सलाहियत है। अब उसके ऊपर आप जितनी दफा मर्जी लाइट डालते रहे, उसने और एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करनी और लाइट एब्जॉर्ब, इसीलिए आप रील को घुमा के दोबारा उस पर फोटो नहीं ले सकते थे। यही हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में भी वही फोटो रील बनाई गई, उस रील के ऊपर हार्ड डिस्क पे एक बल्ब रख दिया गया। अब वो जहां पे लाइट डालता है वहां पे लाइट वो डेंसिटी ऑन हो जाती है, और जहां पे लाइट नहीं पड़ती वो वहां पे वो वैसे की वैसे रहती है। जहां लाइट पड़ती है हम उसको 0 कह देते हैं या 1 कह लें, और जहां पे लाइट नहीं पड़ती हम उसको दूसरा रख लें। या होगा दो ही स्टेट, या लाइट पड़ेगी या लाइट, जहां लाइट पड़ी है वो डेंसिटी ऑन हुई उसको 0 कह लें, और जहां पे नहीं पड़ी है वहां पे 1 कह लें, या 1 कह लें या 0 कह लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेट्स दो ही रहेंगी, तीसरी स्टेट नहीं आएगी। अगर आपको ये बात समझ आ जाए, यही बिट है। एक वो जगह, वो फिल्म का हिस्सा जहां पे लाइट पड़ रही उसको बिट कहते हैं, ठीक है। तो यूजेस ओनली 2 नंबर्स टू प्रेजेंट। मेरे ख्याल में अब इसकी रीजन आपको समझ आ गई होगी, बाइनरी डाटा की भी समझ आ गई, 0 1 की भी समझ आ गई। अभी स्टोरी यहां खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। सबसे बड़ी बात यह है कि अब हम बात करते हैं जी बाइट की। बाइट कहते हैं जी 8 बिट्स का एक होता है जी। अब क्वेश्चन ये कि 8 बिट क्यों है, 7 क्यों नहीं, 6 क्यों नहीं, 9 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं, 8 ही क्यों? क्यों? आप सोचने के समझने की सलाहियत से महरूम है, आप क्यों नहीं सोचते? कभी पूछा क्यों नहीं? किसी से ने पूछा क्यों नहीं? किसी से कभी 8 बिट्स क्यों है, एक बाइट में 8 बिट्स क्यों है, 7 क्यों नहीं? आपकी 2 आंखें एक कान क्यों है, या 2 आंखें 2 नाक है? कभी सोचे 2 आंखें 2 मुंह होते, 4 हाथ 4 पांव होते। हिंदुओं में भी तो है ना, उनकी जो क्या नाम है, एक उनकी काली देवी है, उसके 4 हाथ हैं,
कभी तस्वर किया आपने इसी तरह इंसान को? आप उसको म्यूजियम में रखते, क्वेश्चन तो उठता है। अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो बात नहीं। जब हमने 0 1 कर लिया तो हम कंप्यूटर की लैंग्वेज बनाने के काबिल हो गए। अब फिर अंग्रेजों ने अपनी लैंग्वेज देखनी। अल्फाबेट्स, ये जितने आपको कीबोर्ड पे नजर आते हैं, ए बी सी, छोटी ए बी सी, ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, 1 2 3 4, जो आपके सामने कीबोर्ड नजर आता है, ये कुल कभी गिने कितने? मैं बता देता हूं। एक सा 255। अंग्रेजों के कुल अल्फाज कितने? 255। 255 को जब 2 पे तकसीम किया जाए तो उस 2 को रखने के लिए 8 बिट्स की जरूरत है। ये कैसे हो गया, इसको भी देखते हैं। जैसे यहां पे आपसे कहा जा रहा है कि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, 1 किलो बाइट इज इक्वल टू 1024 KB एंड 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 KB। आप तो हजार समझते हैं, हजार नहीं है, ये यूनिट्स है। लेकिन क्वेश्चन वही है कि 8 बिट्स का मतलब क्या? इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं इधर नेट ओपन करता हूं एंड आप जाएं इसमें गूगल में, इसको हम कहते हैं जी आस्की कोड्स। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोडेड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अंग्रेजों ने तमाम के तमाम बनाए। उन्होंने देखा जी कि आस्की कोड्स होते हैं कितने। आस्की कोड बताया गया जी कि कुल हमारे पास छोटे बड़े अल्फाज मिला के 255 बनते हैं। वो हमने 255 को अगर आप 2 पे तकसीम करेंगे, नजर आ रहे हैं आपको टेबल्स? ये 255 थे, ये 255 नजर आ गया आपको? ये 255 जो थे, ये 0 से स्टार्ट होते हैं। अब आप देखें कि ए का कोड क्या है? 65 और छोटी एबीसी का क्या कोड है? 97। ठीक है। अब कंप्यूटर वो इस 65 को आप 2 पे तकसीम करें, वो आपको आता है ना जजर बनाना, 2 पे तकसीम करते जाए, 2 2 2 2, तो वो आपको आखिर में बचपन से पढ़ाया जाता है। लेकिन टीचर ने कभी ये नहीं बताया था कि ये पढ़ाया क्यों जाता है। अब आपको पता चल जाना कि ये पढ़ाया इसलिए जाता है ताकि आपको उसकी वजह पता चले कि आप उसको एक लेवल से दूसरे लेवल में कन्वर्ट कर सकें। तो इसको स्टोर कराने के लिए 255 को 8 बिट्स की जरूरत पड़ती है। इसलिए आप कभी जाएं तो 8 16 32 64 128 256 इस तरह से आपको मिलती है। आप कभी जाके कहना जी मुझे रैम दे दें। आप कभी किसी ने कहा मुझे 64 की रैम दे दें, 32 की रैम दे दें, ऐसे कहते हैं ना आप लोग। पैसे थोड़े तो 30 की रैम ले लें, 30 की नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती उसकी रीजन मैं आपको बता रहा हूं कि ये 8 के मल्टीपल में चलेगा। 8 के मल्टीपल में क्यों चलेगा? क्योंकि कुल टोटल अल्फाज 255। अगर हमने पाकिस्तानियों ने बनाया होता तो हो सकता है हमारे अल्फाबेट ज्यादा होते, उसके लिए हमें 10 बाइट की जरूरत पड़ती। लेकिन क्योंकि अंग्रेजों ने बनाया, अंग्रेजों की प्रोडक्ट है, तो 8 16 32 64 में ही चलेगा। अभी विंडो किस में आ रही है? 64 बिट में आ रही है, 32 और 64 में। कभी आपने कोई विंडो ऐसी नहीं देखी होगी जो 25 में मिले, या ऐसी कोई विंडो नहीं देखी जो 50 बिट में हो। इसकी रीजन समझ आनी चाहिए आप। मेरे ख्याल है कि इस लेक्चर के बाद आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। 64 के बाद अगली विंडो अगर कोई बनाएंगे फ्यूचर में तो वो कितने पे होगी? 128 पे। उससे अगली जो विंडो होगी वो 256 पे। ये नहीं हो सकता कि वो 100 वाली बना दे। समझ गए मेरी बात को? तो यही आपको पूरा स्ट्रक्चर बताया गया। इसी तरीके से यूनिट्स ऑफ स्पीड है, हम इसको मेजर करते हैं कि आपका एक स्पीड कितनी होती है। जिस तरह एक केले दर्जन में मिलते हैं, सेब आपको किलो में मिलते हैं, इस तरह यहां पे भी किलो हर्ट्ज है, मेगा हर्ट्ज है, गीगा हर्ट्ज है। ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वर्क्स ऑन अ क्लॉक सिग्नल। लाइट पीछे एक घड़ी चल रही थी, उसके ऊपर सिग्नल जनरेट हो रहे थे, उसके ऊपर बात करें। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द डिवाइस। ये आपको बताती है कुल कितनी है आपकी स्पीड। डेस्कटॉप इज द फर्स्ट स्क्रीन यूजर्स व्यू आफ्टर द कंप्यूटर इज स्विच्ड एंड ऑन द बूट। अगर आप इसकी बात करें तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये आपकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ये आपकी स्क्रीन है। ठीक है, इसमें आपको ये नजर आ रहा होगा, मैं इस पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम इस पे इंस्टॉल हुआ हुआ, ये उसकी स्क्रीन है। यहाँ पे आप इसके पर्सनलाइज जा सकते हैं, मुख्तलिफ चीजें हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। आप अपने थीम्स बना सकते हैं, नेक्स्ट थीम्स ले सकते हैं। ये आपका होम पेज के ऊपर है, आप इसको बना सकते हैं। ये आपकी
ये स्क्रीन जो है वो इसको कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम जैसे ऑफिस और विंडोज में चलेंगे हम इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आपकी मेन, ये अब देखेंगे कि इसके अंदर नजर आ रहा होगा आपको, ये इसका मेन स्क्रीन बन चुकी है। प्रेजेंटेशन की तरफ वापस चलते हैं और उम्मीद है कि सॉफ्ट कॉपी इज द इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ डाटा दैट यूजर्स कैन व्यू और कंप्यूटर स्क्रीन, वो आपकी सॉफ्ट कॉपी होती है। हार्ड कॉपी आप प्रिंटर से प्रिंट ले लें, प्रिंट आउट ले लें, वो हार्ड कॉपी। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मेजर माइलस्टोन इन द हिस्ट्री का कंप्यूटर बना कैसे। विद ईच न्यू जनरेशन कंप्यूटर्स हैव बिकम स्मॉलर इन साइज, जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है साइज छोटा जा रहा है। लेकिन शुरू में कंप्यूटर ऐसे नहीं थे। 1944 के अंदर IBM डेवलप द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, नेम्ड इट IBM ऑटोमेटिक साइंस कंट्रोलर कंप्यूटर ASCC और Mark 1, मेड फ्रॉम द hundreds of thousands of mechanical components, was huge, slow and very expensive, बहुत महंगा था। अब इसको शक्ल देखते हैं, इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप इसमें जाएं और इसका सबसे अच्छा तरीका जो है कि आप इसके अंदर खुद भी सर्च करें, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आपको नेट चलाना आता है तो नेट को इसके पर्पस के लिए इस्तेमाल करें। Mark 1 IBM, यहां पे आप लिखें यही वाला IBM Mark 1 कंप्यूटर, इसकी आपके पास सारी की सारी इमेजेस आ जाएंगी। आपको दिखाया जाएगा कि जो उसने पहला कंप्यूटर बनाया था वो कितना बड़ा था, उसकी एक साइज था, जहां बहुत मेहनत करनी, उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स थे, वो पूरे पूरे कमरों में आ जाता था। ये हमारी इंस्टॉलेशन, इसके इमेजेस में आ जाए, ये आप देखें इसको, इसकी तस्वीरों से आपको अंदाजा हो जाएगा ये कितने बड़े बड़े कंप्यूटर्स थे, उनको इस्तेमाल कैसे मुश्किल से किया जाता था। आजकल तो आप जिस दौर में रह रहे हैं वहां पे आपके पास इनकी तारें ही संभालना बहुत बड़ा मसला होता था। बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स थे, बड़े बड़े कमरे थे, इवन के पूरे पूरे बड़े बड़े फ्लोर जितनी ही आती थी। और इसकी देखेंगे इस तरीके से जनरेशन इसके अंदर मूव की। प्रेजेंटेशन में वापस आते हैं। फिर 1946 के अंदर प्रेस्पर, एरकर और फिर मुख्तलिफ कंपनियां बनाए बाद द फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC was approved further to develop this। फिर टर्निंग मशीन में आई, यूनिवैक आया 1951 में। कंप्यूटर ऑफ द फर्स्ट जनरेशन यूज मशीन लैंग्वेज टू परफॉर्म ऑपरेशन। उस वक्त फिर वही लैंग्वेज होती थी 01 की फॉर्म वाली, उसको हमने पढ़ना होता था। इसको पढ़ने के बाद जो था हम इसको कहते मशीन लैंग्वेज was very difficult to programmers to work, could not be easily debugged, executed only one job at a time, एक वक्त में सिर्फ एक ही काम करता था। was built using transistor instead of vacuum tubes। transistor is an electronic device made of semiconductor material। फिर ये इसका फायदा क्या हुआ, ये फास्ट हो गए, स्मॉल हो गए, एनर्जी एफिशिएंट हो गए, रिलायबल हो गए, चीपर हो गए। पहले वाले कंप्यूटर महंगे थे, बड़े थे, लाइट बड़ी घेरते थे। आजकल के कंप्यूटर सस्ते हैं, स्मॉल है, स्पेस है, बढ़ती गई, स्पीड बढ़ती गई, मेमोरी यूज्ड हो गई। फिर थर्ड जनरेशन वो से भी बड़े थे, इसमें सर्किट आ गए एंड लेड टू अ श्रिंकिंग ऑफ स्पेस, इनेबल कमर्शियल प्रोडक्शन। और फिर ये पर्सनल लोगों के, पहले तक जितने कंप्यूटर थे फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के, उनको कोई यूज करता भी था तो बड़ी बड़ी कंपनियां अफोर्ड करती, बैंक यूज करते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ अभी तक आम लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया था। इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। फोर्थ जनरेशन यूज माइक्रो प्रोसेसर, इंक्लूड्स 10,000 ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, single semiconductor chip। microprocessor was first used in electronic calculator and later lead to the development of modern personal computer। इनको हमने PCs का, act as a central processing unit for most electronic devices, resulting in shrinking of the size of the computer, can perform all the tasks of a full scale computer। फिर इसके बाद आ गया फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के से पहले द मेन कैरेक्टरिस्टिक इसके अलावा इंस्ट्रक्शन सेट, माइक्रो प्रोसेसर यूज असेंबली लैंग्वेज फॉर प्रोग्रामिंग। आजकल तो आप बड़ी लैंग्वेज सीख रहे हैं, आप HTML सीखते हैं, आप C है, C#। उस जमाने में तो पहले तो मशीन लेवल लैंग्वेज वो होती थी, वो जो आपसे मैं कह रहा हूँ स्कैन वाली, लाइट आया लाइट नहीं है, लाइट आया लाइट नहीं है। फिर थोड़े से और समझदार हुए, उसके अंदर फिर असेंबली लैंग्वेज बना ली, ये भी एक लो लेवल लैंग्वेज, इंस्ट्रक्शन पर सेकंड बढ़ गई।
द परफॉर्मेंस ऑफ द माइक्रोस्कोपी वाज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी इंस्ट्रक्शन इट कैन बी। पहले तो ये होता था कि एक इंस्ट्रक्शन दी, सारी रात बैठे रहे, 2-2 दिन लग जाते थे, तो 2 जमा 2 नहीं होता था। लेकिन अब हमारी इंस्ट्रक्शन पर सेकंड बढ़नी शुरू हो गई, क्लॉक स्पीड हो गई, डिफाइन द फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी है इसकी। फोर्थ जनरेशन में एक और चीज का इजाफा हुआ, उसको कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है? देखिए आप यहाँ देखेंगे, आपको सबको विंडो का पता है, इसका मतलब है कि ये आप कर लें, मेन्यूज आ गए, आपको पता चल जाता है कि जनाब ये देखेंगे ये मेन्यूज हैं, आपका ए बना हुआ है, बटन नजर आते हैं, साउंड का बना हुआ है, यहाँ पे म्यूजिक होगी, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आपको शक्लें नजर आने शुरू हो गई, आइकॉन बनने शुरू हो गए, आपको पता चल गया ये इस तरीके से है। आप देखेंगे इस तरह यहाँ देख रहे, आपको नजर आ रहा होगा कितने बड़े बड़े कंप्यूटर्स थे, नजर आ रहा है कितनी बड़ी बड़ी उसकी पिक्चर्स थी, और बहुत बड़े बड़े उसका काम, इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे पूरे पूरे कमरों पे फैले हुए। ये इसकी मिसाल है। अगर उन्होंने 8 बिट्स करनी होती थी तो उन्होंने 8 समझ लें कि वो बनाए होते थे बटन। अगर उन्होंने 1 बिट बनानी होती थी, ए लिखना होता था, तो जा जाके वो सारे स्विच दबाते थे, फिर कहीं जाके वो 8 बिट का बनता था, फिर ए बनता था, फिर वो ए लिखता था कंप्यूटर। मैं आपको इंशाल्लाह ताला, और ये उसका एक प्रोसेसर का मैं आपको शक्ल दिखा रहा हूं, नजर आ रहा होगा आपको किस कदर कॉम्प्लिकेटेड काम है। ये जो आज आप एक छोटे से मोबाइल के अंदर भी आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी, इसका सफर बहुत मुश्किल था। मेरे ख्याल में कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको समझ आ गया। फॉलोइंग कंपोनेंट्स वर्क इन कंजंक्शन विद द परफॉर्म टास्क स्पेसिफाई। हार्डवेयर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जिसमें मदरबोर्ड होता है, सीपीयू होता है, इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, और स्टोरेज डिवाइस। सॉफ्टवेयर में क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मदरबोर्ड की शक्ल आपको दिखाई जा रही है, इज अ लार्ज रेक्टेंगुलर बोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर्स कैबिनेट with integrated circuitry that connects several hardware components, provides connector to connect other peripheral components. Central Processing Unit CPU is the heart of the computer. ये आपकी कंप्यूटर की जान है। Perform various arithmetic and logical operation. इसी के अंदर प्रोसेसर के अंदर 2 पार्ट होते हैं, जिसको एक को हम कहते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और एक उसको कहते हैं कंट्रोल यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का काम है 2 जमा 2 करना, कंपेयर करना, लेस देन करना, और कंट्रोल यूनिट का काम है कि वो देखता है कि इसकी सुपरवाइज करता है कि कहां पे डाटा जाना है, कहां पे नहीं जाना। सेट ऑफ रजिस्टर्स होते हैं, कंटेन टेम्परेरी डाटा रजिस्टर ड्यूरिंग कंप्यूटेशन। छोटी छोटी जगह बनाई होती हैं, जिस तरह आपका रजिस्टर होता है, इसमें थोड़ी देर के लिए डाटा को स्टोर किया जाता है ताकि उसको समझ जाए। बसेज होती हैं, बसेज किस लिए होती हैं? डाटे को एक जगह से दूसरे ले जाने के लिए बसेज होते हैं, कम्युनिकेशन के लिए। इनपुट डिवाइसेज में कौन कौन सी आती हैं? मेरे ख्याल में आपको सबको इसका पता होना चाहिए। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक देखी हुई है आपने या नहीं देखी हुई? कमाल करते हैं आप, वीडियो गेम्स खेलते हैं तो वो जॉयस्टिक के साथ नहीं खेलते होते, वो यूज नहीं की है। अब मैं आपको शक्ल दिखाता हूं जॉयस्टिक की। ये देखिए, मेरे ख्याल में आप तो पता चल गया होगा, वीडियो गेम्स अब नॉर्मल लोग खेलते हैं, जैसे तो जॉयस्टिक इस तरह के भी आ रही हैं कि नहीं? अब तो मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी, ये तो बड़ी मशहूर जॉयस्टिक है, अमूमन आप वीडियो गेम्स में पुराने खेलते होते थे, और इसके साथ, हाँ जी, तो अब तो मेरे ख्याल में इसको यूजेज पता चल गया। तो ये स्कैनर भी आपने देखा हुआ है, स्कैनिंग करने के लिए आता है। अब इसके अंदर होता है आउटपुट डिवाइसेस में, इसमें कई तरह के आउटपुट डिवाइसेस है, जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर आप लोगों ने देखे हुए हैं, स्पीकर आपने देखे हुए हैं, ऐसा ही बात है, स्पीकर से साउंड निकलती है, प्रिंटर से प्रिंट निकलते हैं। एक होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसको मॉनिटर कहते हैं, आप इससे भी बात करें। आई थॉट कि आपने प्लॉटर नहीं देखे होंगे। प्लॉटर पता क्या होते हैं? अगर आपने ईसीजी की मशीन पे जाए, कभी दिल का बाईपास कराएं, वो आपको ऐसे ऐसे लकीरें से लेके दे देते हैं, वो प्लॉटर के जरिए आती है। मैं प्लॉटर की आपको शक्ल भी दिखा देता हूँ। जब आपके पास नेट मौजूद हो तो आपको चाहिए कि आप अपनी थॉट को बदलें और कोशिश करें कि प्लॉटर के साथ कैसे होता है। देयर आर डिफरेंट थिंग्स। ये जी प्लॉटर होता था, ये अमूमन तौर पे इंजीनियर इस्तेमाल करते हैं। ये नजर आ रहा है, बड़ी बड़ी स्क्रीनें निकालने के लिए प्लॉटर इस्तेमाल होता है। अब मेरे ख्याल में समझ आ गई प्लॉटर की कि नहीं है? बड़े बड़े नक्शे बनाने के लिए, ज़ाहिर है प्रिंटर में से तो एक साइज ही निकलेगा ना। ये प्लॉटर आपको अमूमन वहां पे जहाँ पे नक्शा नवीस वगैरह होते हैं ना,
वहां पे उनके पास पड़ा होता है। ठीक है जी, समझ आ रही है आपको मेरी बातों की कि नहीं आ रही? अच्छा जी, अब आते हैं स्टोरेज डिवाइसेस, आल्सो कॉल्ड मेमोरी डिवाइसेस। ऐसी डिवाइसेस जो जगह स्टोर करते हैं वो मेमोरी डिवाइसेस है। यूज्ड टू रिकॉर्ड डिजिटल डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर इन डिफरेंट फॉर्मेट। डिफरेंट तरीके से रखते हैं। कैन बी क्लासिफाइड एज प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी। प्राइमरी स्टोरेज में क्या होता है? इज लोकेटेड विद इन द कंप्यूटर कैबिनेट, इज यूज्ड टू स्टोर डाटा डायरेक्ट एक्सेस बाय। इसको हम कहते हैं कि रीड ओनली मेमोरी और रैम। ये रैम और रीड इसको प्राइमरी इसलिए कहा जाता है, डाटा सबसे पहले यहां आएगा और फिर सीपीयू के पास जाएगा। आपकी हार्ड डिस्क जो होती है वो आपकी क्या कहलाती है? आपकी सेकेंडरी स्टोरेज, क्योंकि उसमें डाटा पड़ा हुआ है, वो यूज होगा जब आपको चाहिए होगा। रैम कभी आपने देखी है? अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके इसकी सिर्फ रैम के अंदर रैम लिख दें तो वो उसको निकाल देगा। ये है जी रैम, और ये बड़ी कॉस्टली होती है। आप एक हार्ड डिस्क देखें, आज आपको 200 जीबी की मिलती है, 200 जीबी की मिलती है, 400 जीबी की मिलती है, और कितने की आ जाती है? 5,000 की, 4,000 की, 3,000 की, ऐसे ही है ना। ये स्लॉट होती है उसके अंदर, नजर आ रही होगी आपको व्यू इमेज। इसको दिखाने का मकसद है इस स्लॉट के अंदर ये आपकी प्राइमरी स्टोरेज है। तमाम डाटा कहां पे पड़ा होगा? इस स्लॉट के अंदर होगा, और ये बड़ी महंगी है। ये एज कंपेयर टू ये 2 जीबी की या 3 जीबी की ये बड़ी महंगी मिलती है एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क, इसमें 200 जीबी डाटा पड़ा होता है। ठीक है जी। तो दूसरी होती है, एक होती है रॉम, जिसको हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। जब आपका कंप्यूटर बनाया जाता है तो शुरू के अंदर इसको रख दिया जाता है, जिसमें कंपनी क्या है, किसका है, बूटिंग क्या होगी, क्लॉक, ये वो इंफॉर्मेशन होती है। और एक रैम होती है जो आपकी बाद में, एक होती है स्टैटिक रैम और एक होती है डायनामिक रैम। स्टैटिक रैम को हम एसआरएम कहते हैं और डायनामिक रैम को हम डीआरएम कहते हैं। प्रोवाइड स्लो एक्सेस स्पीड्स एंड एसआरएम एंड इज यूज्ड इन मॉडर्न कमर्शियल कंप्यूटर। एसआरएम किसमें होती थी? प्रोवाइड फास्टर एक्सेस स्पीड बट इज एक्सपेंसिव। एसआरएम महंगी होती है और डीआरएम सस्ती होती है, फर्क ये। रॉम कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इज 3 तरीकों से की जाती है। एक को कहा जाता है जी प्रॉम, नॉन वॉलेटाइल, इसका मतलब है प्रोग्रामेबल रॉम, इसका मतलब है कि आप इसको प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी सिमिलर टू रॉम एक्सेप्ट दैट इट कन्वर्ट्स इज रिटन फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू द, ये पहले से मैन्युफैक्चर, जिसने आपका आईबीएम का है, आईबीएम ने, डेल है तो डेल ने पहले से बना के उसने कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग रख दी। इरेजेबल प्रोग्रामिंग, जिसको हम कहते हैं जी ईप्रोम, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी सिमिलर टू प्रॉम एक्सेप्ट दैट इट्स कंटेंट कैन बी इरेज्ड। इसमें ये होता है कि आप इसको डिलीट कर सकते हैं, आपके पास इसको, जब आप अपना सेटअप शुरू में चलाते हैं ना, बूट स्टार्टअप आता है जी, स्टार्टअप ऑप्शन, तो आप वहां से अपने ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल फ्रॉम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी विच कैन बी इरेज्ड और रीरिटन सेवरल टाइम। आप जितना मर्जी उसको। सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है? इज यूज्ड टू स्टोर द डाटा फॉर अ लॉन्ग टाइम, जैसे हार्ड डिस्क, आप फॉर्मेट करते रहे, जो मर्जी करते रहे, हार्ड डिस्क में हमने पार्टीशन बना दी, वो डिलीट कर। इट इज नॉट डायरेक्टली एक्सेस बाय द सीपीयू, ये सीपीयू से डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। सीपीयू रैम के पास जाएगा, रैम का काम है आपकी हार्ड डिस्क में से लिखना, एक्ट एज एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। अब इसमें कई तरह से आती है। मैग्नेटिक टेप, कभी देखी है मैग्नेटिक टेप साहब? अगर आपने मैग्नेटिक टेप नहीं देखी है तो वंस अगेन हम इसमें जाते हैं, हम इसमें मैग्नेटिक टेप है। ये है जी, मेरे ख्याल में अब आप पहचान जाएंगे इसको, कभी इस तरह की केस्टों में होती थी। ये मैग्नेटिक टेप्स हैं, समझ आ रही मेरी बात की? ये बड़ी बड़ी रीलें थी, फिर कंप्यूटर वालों ने इसकी रीलों को इस्तेमाल किया। ये मैग्नेटिक टेप्स हैं, ये रखने की यूज होती थी बड़ा बड़ा डाटा के इस्तेमाल के लिए रीलों के अंदर, समझ रहे मेरी बात को? ये रील्स हैं, ये इस तरह से डाटे को स्टोर कराया जाता था, जिसकी छोटी छोटी एग्जाम, तो इन रीलों को इस तरीके से पैक किया जाता था। अब आप खुद सोचें कि इस तरह से डाटे को रखना कितना मुश्किल और संभालना उससे ज्यादा मुश्किल। फिर आगे मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, आपको पता होगी, तो देखिए फ्लॉपी डिस्क आपने पुराने जमाने में, अगर आपने देखना चाहते हैं तो फ्लॉपी डिस्क को भी दिखा देते हैं और जिप डिस्क को भी दिखा देते हैं। फ्लॉपी डिस्क, तो ये एक थिन होती थी, इसके अंदर एक गोल सर्कुलर होती थी और बाहर से ये प्लास्टिक की शीट में मुख्तलिफ कलर्स में आती थी, उमूमन ब्लैक होती थी, उसके साथ एक थोड़ा सा ये होता। अब ये ऑब्सोलीट हो चुकी हैं ये चीजें, ठीक है। ऑब्सोलीट का मतलब है कि आप इनको यूज नहीं, क्योंकि अब यूएसबी का जमाना आ चुका है, इसके अंदर डाटा भी थोड़ा होता था,
इसी तरह से इसकी एक और थोड़ी सी बेहतर किस्म जिप ड्राइव चलाती थी। ये जिप इस तरह की होती थी, नजर आ रही है आपको? ये जिप ड्राइव थी। ये उससे थोड़ी सी भारी होती थी, डिफरेंट होती थी। ये जिप ड्राइव थी। सो ये सारी डिवाइसेस आपको यही बात कर रहे हैं। फ्लॉपी डिस्क के अंदर कितना डाटा आता था जी? 1.44 MB। और जिप के अंदर कितना आता था? 100 MB। अब आपको ये बातें बच्चों वाली लगेंगी। जब आप अपनी जेब में 64 GB की USB लेके फिर रहे होते हैं, तो आपके लिए सोचना महाल होता होगा कि 1.44 MB के लिए कोई फ्लॉपी डिस्क उठाता होगा। हम उठाइए, हमने इस जमाने में उठाई है। अच्छा, इसके बाद आता था जी CD-ROM, CD-RW का जमाना आया, रोम, अब तो ये भी ऑब्सलीट हो गया। रीड ओनली मेमोरी, इसको कहते थे कम्पैक्ट डिस्क। और फिर राइट वंस, रीड मैनी, रोम। अब जितने सब देखते मजे। CD-RW मतलब रीड एंड राइट दोनों करते थे। कैशे मेमोरी, a special type of RAM that provide much faster access speed than the regular RAM, इसको हम कैशे कहते हैं। USB devices and external hard disks is a type of flash memory। अब ये USB तो सारे आप इसे अवेयर हैं। USB drive also called as pen drive are based on universal bus technology। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, अब आप इसको अलग से भी अटैच कर लेते हैं हार्ड डिस्क को। सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम दैट कंटेन लाइंस ऑफ कोड, जो आप लाइंस लिखते हैं, इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, वो क्या कहलाता है? आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन बी कैटेगराइज्ड टू द फॉलोइंग टू कैटेगरी। एक कहलाता है जी सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक कहलाता है आपका एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है, इससे पहले करने के पहले सबसे पहले समझ लें इसको। कंप्यूटर हार्डवेयर आता है, फिर सॉफ्टवेयर आता है। फिर सॉफ्टवेयर के अंदर मुख्तलिफ दो किस्में, सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद आपका आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि वर्ड, ऑफिस, एक्सेल वगैरह। उसके बाद कहीं जाके कंप्यूटर में यूजर अपना डाटा रखते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? इज सेट ऑफ लो लेवल प्रोग्रामिंग, बड़ी मेहनत की होती है, छोटे छोटे काम, और विंडोज को एक बनाने के लिए 10-10, 15-15 साल लग जाते हैं। उसके लिए फिर इन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इज अ कलेक्शन ऑफ सेवरल स्मॉल प्रोग्राम coordinate to manage the interaction between user and computer hardware required to be installed before user can install any other program, Microsoft Windows, Linux, Apple, like this। Firmware एक ऐसा प्रोग्राम जो हार्डवेयर के अंदर इंस्टॉल कर दिया जाए ऑपरेटिंग सिस्टम, वो क्या कहलाता है? आपका फर्मवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ईमेल, ब्राउजर्स, बहुत सारे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आती थी। पहले आप आते हैं कि मेन फ्रेम कंप्यूटर थे, फिर मिनी कंप्यूटर, अब आपके पास आते हैं पर्सनल कंप्यूटर। मैं आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की थोड़ी सी शक्ल दिखाना चाहता हूं। ये आप यहां पे आके मेन फ्रेम कंप्यूटर देखें। ये देख रहे हैं आप, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में पूरे आते थे, इतने बड़े बड़े। और ये अभी भी बड़े बड़ी कंट्रीज में, मतलब बड़ी बड़ी जैसे गूगल है, वो सारे मेन फ्रेम ही यूज कर रहे होते हैं। नजर आ रहे हैं आपको? नासा, बड़ी बड़ी एटॉमिक एनर्जी कमीशन, जहाँ एटम बम बनाए जाते हैं, वहां पे ये सारे बड़े बड़े कंप्यूटर यूज होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? सुपर कंप्यूटर कह ले, मेन फ्रेम कंप्यूटर, बड़े बड़े कमरों में। अभी मैं आपको इसकी दिखाते हैं वीडियोस भी। और मिनी कंप्यूटर जो स्मॉल हो गए, मल्टी प्रोसेसिंग पे आ गए, और फिर आपके पास आ गए पर्सनल कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स। ये डेस्कटॉप कंप्यूटर, एक डेस्क के ऊपर, डेस्क कहते हैं एक मेज को, एक मेज के ऊपर जो कंप्यूटर आ जाते हैं वो डेस्कटॉप कंप्यूटर है। इसमें क्या होता था? एक मॉनिटर होता था, एक वो कैबिनेट सी होती थी जिसमें रखता था CPU, आप नीचे देख सकते हैं सबको। साथ में कीबोर्ड होता था, एक माउस होता था। ये सारे सारे मिल के कंसिस्ट ऑफ फिजिकल थिंग, जैसे लैपटॉप। लैपटॉप की शक्ल आपको पता है, इसी तरह से कीबोर्ड भी बीच में होता है, माउस भी बीच में होता है, मॉनिटर भी साथ में लगा। आप बोर हो रहे हैं? हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क? ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेस चाहिए, एप्लीकेशन स्पेस चाहिए, यूजर डाटा स्पेस चाहिए। अ कंप्यूटर परफॉर्म फॉलोइंग प्रोसेसिंग फंक्शन इन ऑर्डर टू जनरेट आउटपुट डिपेंडिंग ऑन द प्रोवाइड आउटपुट। आप इनपुट देंगे तो वो आउटपुट लेगा। एक्सेप्ट द इनपुट, प्रोसेस द डाटा, प्रेजेंट द डाटा एंड स्टोरिंग द डाटा। कंसीडर एन एग्जांपल, where student wants to write some text and get it printed। एक स्टूडेंट कुछ लिखना चाहता है और उसको वापस लेना चाहता है, तो उसके लिए वो कुछ डाटा लिखेगा, एक्सेप्ट इनपुट करवाएगा, प्रोसेस द डाटा होगा और डिस्प्ले द डाटा होगा। यूजर
यूजेज अ टेक्स्ट प्रोसेसिंग, जैसे वर्ड यूज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको संभाल के रखेगा और वीडियो कार्ड उसको डिस्प्ले करेगा। प्रोसेसिंग द इनपुट और फिर डिस्प्लेइंग द इनपुट। ये आज का आपके टॉपिक्स है, लेकिन अभी बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई। मैं आपको दो जाते हुए जितनी सारी चीजें हुई हैं इसको करने से पहले मैं आपको 2-3 मूवीज हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं इसके बारे में थोड़े से कवर हो जाए। पहले तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स किस तरह से थे। तो हम इसके अंदर जाते हैं। Mainframe computers. Mainframe computers are used primarily by governmental organizations for critical applications, large data processing, such as census data, industry and consumer statistics, as well as transaction processing. These are pictures of mainframe computers. Modern mainframe computers are known to run multiple operating systems at the same time. This technique अच्छा, मैं आपको मेरे पास 1 मिनट वीडियोस पड़ी हुई हैं। मेरी ख्वाहिश है कि आप ये सारी वीडियोस हैं थोड़ी सी देर के लिए देखें, इससे आपको इसमें ये देखेंगे 1642 में पहला कंप्यूटर बनाया गया। उसके बाद 1801 में ये वेव लूम की तरह था। फिर 1950 फिर आर्माक, ये जिसकी हम सारी आपसे बात कर रहे हैं ये सारा। अब आप 1981 की तरफ देखें तो पर्सनल कंप्यूटर्स आ गए। 1944 में सबसे पहले हार्वर्ड प्रोफेसर थे जी हॉवर्ड आइकन, इन्होंने आईबीएम की कंपनी का बनाया और ये मार्क 1 कंप्यूटर। अब आप देखें कि जो हार्वर्ड आइकन थे इन्होंने जो सबसे पहले कंप्यूटर बनाया, ये इसके साथ साथ ग्रेस हूपर थी, ये भी इनके साथ कोलीग्स थी और इसी के साथ इन्होंने ज्वाइंट वेंचर के साथ ये काम हुआ। फिर 1946 आ गया जे प्रेस्पर एर्केट एंड जॉन मॉशले, जो आपकी वो थी, उसमें आपको तस्वीरें नहीं दी हुई थी, तो मैंने उसमें आपको जरा बंदों के नाम बता दिए, वहां पे लिखना और बोरिंग लग रहा था आपको थोड़ा सा, लेकिन अब आपको उनकी शक्लें देख के और उनका काम साथ साथ में नजर आ रहा है तो आपको इतना बोरिंग नजर नहीं आएगा। तो प्रेजेंटेशन के अंदर आपको बताया जा रहा है कि ये 2 लोगों थे, इन्होंने यूनिवैक बनाया। अरे यूनिवैक ये पहला कंप्यूटर था जो आपको नजर आ रहा है, यूनिवैक सिस्टम। उसके बाद 1958 आ गया, जैक किल्बेट ने बनाया टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में, और ये आपने देखा है कि पहला कैलकुलेटर था जिसकी हम बात कर रहे थे कि इसके अंदर यूज हुआ, आपसे पीछे में प्रेजेंटेशन में बात की, ये कैलकुलेटर बनाया था। इन्होंने सबसे पहले क्या बनाया, इंटीग्रेटेड सर्किट बनाई, जिसकी हम आपसे बात कर रहे थे। ये सबसे पहले कहाँ यूज हुए, कैलकुलेटर में यूज हुए। सर्किट क्या थे, ये सर्किट। अब इससे हम 1969 में चले गए, यूएस डिफेंस ने बनाया आरपा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इसका काम था बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को बनाना और इसके ऊपर काम करना। इन्होंने ये सबसे पहले आरपा नेट बनाया इंटरनेट के लिए, ये नजर रहा आपको, जैसा आरपा नेट। यानी आपको अंदाजा हो कि 1970 जब आप पैदा भी नहीं हुए तो सबसे पहले एक बेल लेबोरेटरीज बनी। बेल लेबोरेटरीज के अंदर क्या से ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए गए, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, रेड हैट, यूबंटू, फेडारो, ये मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जाके 1970 में हम कामयाब हुए। अभी तक कंप्यूटर जो इस्तेमाल हो रहा था बड़ी बड़ी कंपनीज में इस्तेमाल हो रहा था, आम बंदा उसको इस्तेमाल कर ही नहीं सकता था।
अभी भी आम बंदा इस्तेमाल नहीं कर रहा। ये जुरासिक पार्क है, ये बड़ी बड़ी जाइंट्स थे, जुरासिक पार्क की फिल्म की बात नहीं कर रहे। अब ये इंटेल कंपनी 1971 टेड हॉफ डेवलप इंटेल 4004 प्रोसेसर, ये पहला प्रोसेसर था जनाब। आप इसकी शक्ल देख लें और आज का आप प्रोसेसर देख लें, ये इसी शख्स की बनाई हुई काबशें। जब आप कहते हैं जी इंटेल लेना है, इंटेल, फिर आपके पास आ गया जी जीरोक्स डेवलप्ड द आल्टो कंप्यूटर्स, सबसे पहले बनाए। इसमें सबसे पहले आ गया जी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर फिर हमारे पास GUI, जिसको हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। ये कौन सी कंपनी का इश्तेहार नजर आ रहा है आपको? एप्पल। 1976 स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वोजनिक built the first Apple computer Lisa। बाद में ये फिर स्टीव जॉब ये कंपनी छोड़ गया था। ये दो बड़े जाइंट्स हैं। 1976 की बात हो रही है और सबसे पहले इन्होंने कंपनी कंप्यूटर दिया एप्पल। 1977 में आया। इसने बाद में अपने शेयर बेच दिए थे। इन दोनों ने मिलकर एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम एप्पल था। बाद में स्टीव जॉब ने दोबारा कंपनी खरीदी और दुनिया का अमीर 3 लोगों में शुमार हुआ। 1980 में जी बिल गेट्स ने सबसे पहले IBM क्रिएटेड MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। 1980 की बात, और यहां से दुनिया तब्दील होना शुरू हुई। इसके बाद फिर विंडोज का दौर आएगा और फिर विंडोज के दौर के बाद आपने देखा कि PC DOS और कंप्यूटर आम घर घर पहुंचना शुरू हो गया। क्योंकि जब तक कंप्यूटर में इस्तेमाल करना, कॉपी करना, सेव करना हमारे लिए मुश्किल था। उसके बाद 1980 में ही सोनी कंपनी अपना एक नया काम करके आई। सबसे पहले उसने एक 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क एंड ड्राइव बनाई, जो कि डाटे को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकती थी। फिर 1981 के दौर में IBM ने एक पहला PC बनाया। ये इस तरह के पाकिस्तान में भी आपको बाद में नजर आने शुरू हो गए थे, क्योंकि जब अंग्रेजों ने ये खत्म कर दिए तब हमने ये लेने शुरू किए। उसके ऊपर एक TV पड़ा होता था, बाद में लोगों ने इसको TV बना लिया। 1982 मैन ऑफ द ईयर टाइम, द कंप्यूटर मूव्स इन, मशीन ऑफ द ईयर। अब लोगों ने रियलाइज करना शुरू किया कि वाकई कंप्यूटर कोई ऐसी मशीन है जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है। आप अंदाजा कर लें कि 1946 के बाद ऑलमोस्ट 40 साल लग गए, दुनिया ने अभी तक तस्लीम ही नहीं किया था कि कोई ऐसी हो सकती है। और सबसे पहले 1983 में कौन सी कंपनी का वजूद आया? माइक्रोसॉफ्ट का। ये बिल गेट्स बीच में खड़े हैं। माइक्रोसॉफ्ट का पहला वर्जन 1.41 आया 1985 के अंदर। फर्स्ट लैन बनी। डॉक्टर रॉबर्ट मेटकाल्फ डेवलप द ईथरनेट द फर्स्ट टाइम। अब कंप्यूटर में से लिया हुआ डाटा एक जगह से दूसरी जगह जा सकता था, जिसको हमने लैन का नाम दिया, लोकल एरिया नेटवर्क। अभी आप इंटरनेट के जमाने में नहीं पहुंचे। अभी आप 1985 में पैदा हुए, अभी तो मेरे पैदा भी नहीं हुए आप लोग। इंटेल 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 386 माइक्रो प्रोसेसर शुरू हो गया जी, कम्पैक्ट, ये पहला प्रोसेसर। और हॉल्ट पैकवर्ड इसके साथ मिला HP ने कम्पैक्ट के साथ। फिर CD-ROM आई कब? 1985 में। ये जी CD आज भी इस्तेमाल होती हैं आप म्यूजिक में, वीडियोस में, DVD। अब बेसिकली CD खत्म हो गई, DVD का दौर आ गया। पहला ISP बनाया गया जी 1989 में। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडेड थे और वर्ल्ड ने सबसे पहले इंटरनेट की दुनिया में कदम रखा 1989 में। फिर 1990 में आपने सबसे पहले इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड वाइड वेब, और यहाँ से आप एक नए दौर में शुरू हो गए और इसने दुनिया को तब्दील करके रख दिया। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर का आगाज था। अब पूरी दुनिया आपके हाथों में आ गई, ब्राउजर्स आ गए और आप एक दूसरे से। ये पिक्चर सबसे ज्यादा हमने इस्तेमाल की 1995, जब आप पैदा हुए उस वक्त पहली विंडोज आ चुकी थी, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 1995।
और हाफिज साहब, आपने देखा कि हम पहली दफा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में पहुंच गए। हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में, क्योंकि हम लोगों ने जब यूनिक्स और विंडोज और बाकी करते थे, तो हमारे 1996 में दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेट फैलना शुरू हो गया। लेकिन अभी ये इंटरनेट अमेरिका के अंदर ही था, दुनिया से बाहर नहीं निकला था। अभी आप देखेंगे कि मुख्तलिफ किस्म की रियासतें उनको आपस में करना शुरू हो गई। 1/3 ऑफ यूएस होम्स हैव एक्सेस टू पर्सनल कंप्यूटर। दुनिया में इतने कंप्यूटर्स बनने शुरू हो गए, 2.5 करोड़। आई तो इट्स अ लॉट ऑफ देयर। अब हर जगह उनकी लॉस एंजलिस। 1998 में एप्पल ने आपको एक और इंट्रोडक्शन कर दी, जिसको नाम रखा गया आई मैक। ये भी कंप्यूटर थे, खूबसूरत थे, नई टेक्नोलॉजी थी और उनके अंदर बेहतर काम, जिद्दत थी। फिर 1999 में और 2000 में, 2000 में Y2K का धमाका हुआ। Y2K से मुराद ये थी कि जब तक कंप्यूटर बनाया गया था तो उन्होंने वही 4 बिट 1999 में रखा था, लेकिन दिसंबर 31 1999 की डेट नहीं आती थी। वो जब आती थी तो जनवरी 1 2000, लेकिन कंप्यूटर उसको इस तरह देता था 01 00 के तौर पे। तो ये डाटा फाइल करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट हो गया। इसमें कहा गया कि जी ये Y2K है, पर्सनल सर्वाइवल किट। बात की गई कि शायद अब कंप्यूटर एंड हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने इस पे काबू पा लिया। इंटेल इंट्रोड्यूसेस पेंटियम 4 2000 में। हाइपर थ्रेडिंग मेक्स वन फिजिकल सीपीयू, और उसके बाद ये सारा काम बेहतर से बेहतर हो गया। 2000 में आपका पेंटियम आ गया। अभी आप डुअल कोर्स के जमाने में नहीं पहुंचे। 2000 30% गेन इन परफॉर्मेंस, इसकी परफॉर्मेंस बढ़ गई। यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स आ गई जी, 2000 में आ गई थी ये चीजें। अब लोगों ने फ्लैश ड्राइव लगानी शुरू कर दी। इसमें मुख्तलिफ शक्लें आना शुरू हो गई, डिजाइन आना शुरू हो गए। 2001 में माइक्रोसॉफ्ट रिलीज एक्सपी ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स, विंडो एक्सपी ऑफिस, जो कि हमारे कोर्स का हिस्सा है विंडोज, और हम इसी को पढ़ने के लिए आए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आपके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको और ज्यादा इसमें करेंगे। न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, कैमराज आ गए, लैपटॉप्स आ गए, बहुत सारी चीजें इसमें आ गई, टैबलेट्स आ गए, डीवीडीज आ गई। अभी इसमें काफी पड़ा हुआ है, बट आई थॉट कि यहाँ तक हम इसको खत्म कर दें। आज के लिए इट्स इनफ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अच्छा, मैं आपको जाने से पहले बता दूं कि ये वीडियोस आपकी जो हैं, ये कहाँ पे आपको मिला करेंगी। ये आपको dareducation.org, dareducation.org, ये एक वेबसाइट है। आप इसमें मुख्तलिफ किस्म के ट्यूटोरियल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप इसमें वीडियो ट्यूटोरियल्स भी अवेलेबल है। अगर आप इसमें जाएंगे तो आप यहाँ से सारे इसके अंदर आपको मिल जाया करेंगे। अभी आपको आने दें। dareducation.org। ये पता नहीं रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रही थी। नहीं हो रही रिकॉर्डिंग जी। ये वेबसाइट है आपकी, ठीक है। और दार एजुकेशन, यहाँ पे आपको इसके मुख्तलिफ ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, कोर्सेज। अभी क्योंकि हमारा ये है तो यहाँ पे वीडियो ट्यूटोरियल्स है, नजर आ रहे हैं आपको। इसमें हम इसका एक नया खाना बना देंगे, जैसे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे इसी खाने के अंदर आपका ऑफिस वाला ट्यूटोरियल मौजूद होंगे। ठीक है जी। dareducation.org। और थैंक यू वेरी मच। आपको उम्मीद है कि ये लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज।